अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल चल रहा है? अल्लाह ठीक है जनाब। अगेन से तुम्हें एक नए सुबह के साथ नए लेक्चर की तरफ ले जा रहा हूँ। क्लास 10th लेक्चर नंबर 2 और क्लास 10th और क्लास 11 के चैप्टर नंबर 7 में ये टॉपिक है। यानी क्लास 10 में भी मौजूद है और क्लास 11 में भी मौजूद है और इस्तेफादा कर सकते हैं। जनाब, टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। टॉपिक क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन। टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? In 1864, Tesla was presented by Waage and Borg. Peter Waage and Goldberg, कोई बात नहीं, आप सिंपली सादे से नाम लिखो। तो ये कानून 1864 में दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम पीटर वाग था और दूसरे का नाम गोल्डबर्ग था। उन्होंने ये कानून बनाया। वो इस कानून में क्या कहता है, वो क्या कहते हैं, वो क्या उनकी जमा है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस कानून के मुताबिक द रेट ऑफ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the active mass of reacted species, where active mass mean molar concentration. Where active mass mean molar concentration. इसका क्या मतलब है? कहता है वो कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है लेकिन रिवर्सिबल है। केमिकल रिएक्शन हो रहा है लेकिन रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल है। मसलन मैं तुम्हें एक रिएक्शन लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल, तुम्हारे पास एक रिएक्शन है जो H2 प्लस I2 गोज टू HI, और अगर इसको मैं बैलेंस करूं तो ये बनेगा। इसमें रिवर्सिबिलिटी है। आपने रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। तो जनाब वो तो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है जनाब। क्या है वो? कहता है कि किसी ये और एक हमें जाहिर करता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, एंड और भी हमें जाहिर करता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यहां से ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाता है? हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। हाइड्रोजन आयोडाइड वापस डिकम्पोज करके क्या बना देते हैं? हाइड्रोजन और आयोडीन बना देते हैं। तो जनाब क्या है पॉइंट? क्या है वो? कहता है कि किसी केमिकल रिएक्शन का जब वो रिवर्सिबल हो तो गोल्डबर्ग एंड वाग क्या कहता है? वो कहते हैं वो डिफेंड करता है इन दोनों के कंसंट्रेशन पर, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर। जनाब कैसे? अगर ये तुम्हारे पास ज्यादा है तो रिएक्शन तेज होगा, और अगर ये कम है तो रिएक्शन कम होगा। अगर ये दोनों ज्यादा है तो रिएक्शन तेज होगा, और अगर ये कम है तो रिएक्शन कम होगा। यानी कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि इनके बहुतात, इनके ज्यादती कितना है, कम है। अगर वो थोड़ा आपको थोड़ा हाइड्रोजन मिले और थोड़ा सा आयोडीन मिले तो और आप रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन होगा लेकिन बहुत स्लो होगा। लेकिन आप बहुत सारा हाइड्रोजन ले ले, बहुत सारा आप आयोडीन ले ले, तो इन दोनों का रिएक्शन बहुत तेज होगा, ठीक है। तो पीटर वाग एंड गोल्डबर्ग यही कहता है कि किसी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन का रेट किस चीज पर डिपेंड करता है? रेट कहता है कि वेलोसिटी को। रेट किस चीज को कहता है? वेलोसिटी को। इनका स्पीड को कहते हैं रिएक्शन कितना तेज होगा। तो कहता है कि जब ये चीज ज्यादा हो, एक्टिव मास, यहां पर एक्टिव मास का जिक्र। एक्टिव मास का मतलब है मोलर कंसंट्रेशन, यानी इनके बहुतात। अगर ये बहुत ज्यादा हो तो रिएक्शन बड़ी तेजी के साथ जाएगा, और अगर ये बहुत कम हो तो रिएक्शन बड़ी सुस्ती के साथ जाएगा, स्लो हो जाएगा, बहुत स्लो होगा। इनका वेलोसिटी, इनका रेट बहुत कम होगा। जनाब क्वेश्चन ये है, जनाब कैसे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड क्यों नहीं करता है? क्योंकि अगर प्रोडक्ट कम है तो बैकवर्ड रिएक्शन कम होगा, एज द होल रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा। तो अब प्रोडक्ट बर्ग और वाग ने प्रोडक्ट को क्यों शामिल नहीं किया? तो जनाब इसका आंसर ये है
कि जब तुम्हारे पास इनके कंसंट्रेशन कम हो तो जाहिरी बात है प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन भी कम बनेगा, तो जाहिर बात है फिर आगे रिएक्शन भी कम होगा। तो एज अ होल हम इस पॉइंट पर पहुंच सकते हैं, पहुंच जाते हैं कि क्या हो जाता है, जब ये ज्यादा हो तब जाके ये भी ज्यादा होगा, तब फॉरवर्ड रिएक्शन भी तेज होगा, तब बैकवर्ड रिएक्शन भी तेज होगा, तब जाके तमाम के तमाम क्या होगा, तमाम के रिएक्शन का स्पीड तेज होगा। कुछ ज्यादा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये लिखा ए बी गोज टू सी प्लस डी, जैसे कि मैंने वो लिखा है, तो ये ऐसा करता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पेपर में कैसे पूछे थे, व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन, डिराइव दैट केसी, डिराइव दैट केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर के लिए भी और क्लास 10 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जैसा है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये इक्वेशन आपने कैसे डिराइव करना है। सबसे पहले देखिए तुम्हारे पास लेट टेक अ जनरल एग्जांपल, आओ एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास जनरल एक रिएक्टेंट है A प्लस बी है, जो रिएक्टेंट है ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाता है, C प्लस D प्रोडक्ट बनाता है। A प्लस बी आगे की जानब आ जाता है, तो जब इनका कंसंट्रेशन 50% से बढ़ जाता है तो ये वापस डिकम्पोज हो गए। 50% तो लिए इसमें शरायत है वो करेंगे, ठीक है। तो क्या करेगा, जब ये इनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो जाहिर बात है, हमने पिछले लेक्चर में ये कहा था कि ये वापस डिकम्पोज होकर क्या बनाएगा, वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और वो AB बनाएगा, AB ये बनाएगा और इक्विलिब्रियम आएगा। ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं। तो जनाब आपने लिखा है कि AB is goes to C plus D, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है। और जब C plus D वापस डिकम्पोज होकर A plus B बना देता है तो ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। इसको मैंने क्या लिखा है, we know from law of mass action या according to law of mass action, कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैंने we know लिखा है तो इसलिए from law of mass action that क्या है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किस चीज के कंसंट्रेशन के बराबर। अभी फॉरवर्ड का मैं कहता हूं, एज अ होल रिएक्शन का मैं नहीं कहता हूं, मैं सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन का कहता हूं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AB कंसंट्रेशन। जनाब कंसंट्रेशन का मतलब होता है बहुतायत, यानी अगर ये ज्यादा हो तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तेज होगा। और मैं ये भी लिख सकता हूं कि RF is equal to KF into A concentration into B concentration, where KF क्या है, KF जो हमारे पास है ये कांस्टेंट है in forward direction, it is the constant of rate of forward direction, ये हमारे पास कांस्टेंट है जनाब। इसी तरह और भी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C into D concentration into D concentration, यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। अगर तुम्हारे पास प्रोडक्ट ज्यादा है तो बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट भी तेज होगा, जाहिर बात है, वो तो गोल्डबर्ग से हम लेते हैं, पीटरबर्ग से हम लेते हैं। तो जनाब RB is directly proportional to C into D concentration जनाब, और RB is equal to KB C into C concentration into D concentration, जबकि KB क्या है, KB रेट कांस्टेंट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके जी, दैट्स ऑल। यहां तक आप पढ़े तो आगे जाइए। वी नो, आपने इक्विलिब्रियम के डिफिनेशन में क्या पढ़ा था, इक्विलिब्रियम के डिफिनेशन में आप लोगों ने पढ़ा था कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, in reversible reaction when the rate of forward reaction become equal to the rate of backward reaction, at that time the reaction is said to be in equilibrium। तो RF rate of forward reaction become equal to rate of backward reaction, तो equilibrium हो जाता है। तो इसमें तो equilibrium आया था, यहाँ जो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर तो equilibrium है क्योंकि दोनों तीन आपस में बराबर है। तो जनाब RF is directly proportional, sorry RF is equal to RB, क्या कर देते हैं, जब RF का कीमत क्या है KF into B कंसंट्रेशन, तो जनाब इसका कीमत मैं लिख देता हूं और RB का कीमत भी मैंने लिखा, कोई बात नहीं, आसान सी है। क्या करना है, RF का कीमत लिखो और RB का कीमत लिखो, ये तुम्हारे पास बनता है। इक्वेशन नंबर 2 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 3, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 4। तो जनाब क्या करना है, आगे क्या करना है, थोड़ा सा फोकस करना है, वरना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। हमने कुछ बातों को जहन में रखना है और आगे जाना है, ठीक है। डिवाइड बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 4 बाय AB कंसंट्रेशन। मैंने क्या किया,
इस इक्वेशन के दोनों साइड्स को मैं ए बी पर डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि इक्वलिटी में जो आप एक तरफ करते हैं तो दूसरी तरफ को आपने वही कुछ करना होता है। तो मैंने इस साइड को ए बी कंसंट्रेशन पर डिवाइड किया, तो इस साइड को मैंने ए बी कंसंट्रेशन पर भी डिवाइड किया, तो जनाब ये ए बी ये आपस में खत्म हो गई, तो तुम्हारे पास इक्वेशन आया KF रह गया, KF इज इक्वल टू KB एंड टू C इनटू D इनटू A B कंसंट्रेशन। अभी आगे क्या करते हैं, नाउ डिवाइड बोथ साइड ऑफ इक्वेशन B बाय KB वी गेट। अब क्या करते हैं कि इस इक्वेशन के दोनों साइड्स को मैं जो तुम्हारे पास KF इज इक्वल टू C कंसंट्रेशन एंड टू D कंसंट्रेशन, इसको मैं अब डिवाइड कर देता है इनटू A कंसंट्रेशन। सॉरी यहाँ पर तो है हमारे पास KF और इक्वल टू KB, A कंसंट्रेशन एंड टू B कंसंट्रेशन, तो इसको KB से डिवाइड करो, इस साइड को भी KB से डिवाइड करो, तो ये तुम्हारे पास खत्म। अब तुम्हारे पास इक्वेशन बनता है KF एंड टू KB इक्वल टू C कंसंट्रेशन एंड टू D कंसंट्रेशन डिवाइड बाय A कंसंट्रेशन एंड टू B कंसंट्रेशन। दिस इज इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर दे दो, इसको इक्वेशन का नंबर दे दो, इक्वेशन नंबर 6 दो। तो अभी क्या हो जाएगा, अभी दो कंसंट्रेशन का रेशो आया, दो कांस्टेंट का रेशो है, एक KF एंड KB का रेशो है, तो इस दोनों का जब हम रेशो लेते हैं तो हम एक और कांस्टेंट लिख देते हैं which is known as KC and which is known as C concentration and to D concentration divided by A concentration and to B concentration, that is where Kc is known as equilibrium constant। इस इक्वेशन में Kc को क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है। Kc का डेफिनेशन आप कैसे करेंगे, रेशो ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन कांस्टेंट टू बैकवर्ड डायरेक्शन, ये रेशो है, बटे में जो भी चीज आता है वो रेशो होता है, उनके दरमियान रेशो होता है। आप Kc को यू भी लिख सकते हैं, Kc इक्वल टू KF रेशो KB, ये भी इनके दरमियान ये रेशो है, हमें बटे क्या जाहिर करता है, हमें रेशो जाहिर कर देता है। जनाब आप इस तरह कर सकते हैं, आप Kc का एक और डेफिनेशन कर सकते हैं कि कैसे डेफिनेशन, द रेशो, ये भी रेशो है, द रेशो ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, द रेशो ऑफ, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। और इक्वेशन में क्या लिखा था, तुम्हारे पास A B रिएक्टेंट थे और C प्लस D तुम्हारे पास प्रोडक्ट थे, तुमने लिखा था कि आप कैसे साबित करेंगे कि Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो जाहिर बात है ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऊपर आया, रिएक्टेंट नीचे आया, तो Kc इज इक्वल टू C एंड टू D कंसंट्रेशन डिवाइड बाय A इनटू B कंसंट्रेशन। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, जरा फोकस करना है, आगे जाना है, कोई मसला है ही नहीं। जनाब फर्स्ट ईयर में भी है और 10th में भी है। जनाब थोड़ा सा आपने और आगे जाना है, आप जरा देखिए, मैं लिख देता हूं, अगर हमारे पास एक रिएक्शन है, अगर हमारे पास एक रिएक्शन है और इसमें क्या है, अगर हमारे पास एक रिएक्शन है, लेट फॉर एग्जांपल अगेन से एक जनरल रिएक्शन में ले लेता हूं CN2D, अगर इनके मोल में A ले लो, ये जो कोएफिशिएंट इनके नजर आते हैं, इनके मोल जाहिर करते हैं, इनके मोल को मैं C ले लो, इनके मोल को मैं D ले लो, तो यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए आपने कैसे लिखना है, कैसे लिखना है, आपने प्रोडक्ट को ऊपर लिखना है, हमेशा प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। लेकिन ये जो आपको नजर आ रहा है, ये क्या चीजें है, ये इनके मोल है, और हमेशा याद रखो ये हम इनके पावर बनाएंगे, ये हमेशा हम इनके, जब इनको कंसंट्रेशन में लिखा जाता है तो इनका कोएफिशिएंट इनके पावर बन जाता है। ठीक है जनाब, आगे क्या है, नीचे आपने रिएक्टेंट लिखना है, तो रिएक्टेंट में क्या है, रिएक्टेंट के भी मोल्स है, वो क्या है, इनके कोएफिशिएंट है जो हम इनके पावर बना देते हैं। दैट इज, जब मैं एक मिसाल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है, मैं लिखो N2 plus H2 goes to NH3। अभी ये हमारे पास क्या है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो ये 2 है और ये 2 है, अभी 2 हो गई, और जो 2 और 3 होना चाहिए, तो इसको 3 करो। तो अब Kc आपने इस इक्वेशन के लिए लिखना है, तो आपने क्या करना है, आपने प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऊपर लिखना है, NH3 आपने लिखना है, कंसंट्रेशन में लिखना है, और इनके जो मोल है वो आपने क्या बनाना है, इनके पावर बनाना है। ओके, कोई मसला नहीं। अभी क्या है, नीचे क्या लिखना है, अपने N2 लिखना है, और क्या लिखना है, H2 लिखना है,
N2 के कोई मोल नहीं है, इनका कोएफिशिएंट 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनके है 3 तो इनको इनका पावर 3 बनाओ। तो ये है बहुत आसान है। मसलन ये है आपको कोई कहे कि इस रिएक्शन का आप कैसे लिखिए, उनके लिए कैसे लिखिए, तो आप प्रोडक्ट ऊपर लिखिए, उनके मोल उनके पावर, उनको कोएफिशिएंट उनके पावर बनाओ। रिएक्टेंट नीचे लिखिए, रिएक्टेंट के जितने कोएफिशिएंट है उनके पावर बनाओ। कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। जनाब आगे जाइए, एक और रिएक्शन मैं लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास एक रिएक्शन है H2 प्लस I2 goes to HI, तो अगर मैं बैलेंस करूं तो ऐसा होगा। तो KC अभी मैंने कैसे लिखना है, मैंने KC को ऐसे लिखना है, KC को कैसे लिखना है, तो KC को मैंने ऐसे लिखना है, ठीक है। KC को कैसे लिखना है, अजीब सी बात है, KC को कैसे लिखना है, तो मैंने ऐसे लिखना है। ठीक, देखो हमारे पास प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, तो कोएफिशिएंट क्या है 2 है, और बनाओ कोई बात नहीं, हाइड्रोजन कोएफिशिएंट है नहीं बना देते, 1 है लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 पावर वैसे ही वही रहता है। तो ठीक है, आयोडीन लिख के इसके पावर है नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो छोड़ो, ये है, मुश्किल नहीं है, जरा तो देने की जरूरत है। एक और बात मैं लिख देता हूं, हाँ जनाब वो क्या है, आपने कैसे करना है, आपने करना है, आपने क्या करना है, करना आपने क्या है। जनाब देखो हमारे पास, ये देखो हमारे पास CaCO3, अगर इसको मैं डिकम्पोज करो तो ये CaO प्लस CO2 बनाएगा। जनाब इसके KC में लिखूंगा तो जाहिर बात है ये बैलेंस है, ठीक है, जाहिर बात है मैं एक प्रोडक्ट ऊपर लिखूंगा, प्रोडक्ट 2 है, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड है, और रिएक्टेंट हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसको मैं नीचे लिखूंगा, ऐसा लिखूंगा ना। आप तो यही सोचते हैं, ऐसा नहीं है, जरा सोचना है, जरा एक पॉइंट को याद रखना है। देखो कंसंट्रेशन हम किस चीज के लिए लिख सकते हैं, तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल कोई एक ग्लास वाटर ले आए और प्योर वाटर है, इसमें और कोई चीज नहीं है, कोई सॉल्ट चीनी वगैरह नहीं डाला गया है, और आपसे पूछे कि इसका कंसंट्रेशन क्या है, तो आप उन्हें बताएंगे आप पागल तो नहीं हो, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन क्या है, ये तो सारा वाटर है। कंसंट्रेशन अब हम कैसे मालूम करते हैं, जब हम पानी में थोड़ा सा चीनी डाले या जब हम इनमें थोड़ा सा नमक डाले, तो नमक हम कहते हैं कि अभी इनके कंसंट्रेशन क्या है, ये नहीं वाटर कितना है और सॉल्ट कितना है, नमक कितना है, ठीक है जी। तो हम ऐसा ही करते हैं। तो जनाब पेवर लिक्विड के लिए आप कभी कंसंट्रेशन नहीं लिख सकते हैं। कोई मुझसे पूछे इसका कंसंट्रेशन क्या है, मैं जनाब कंसंट्रेशन क्या है, ये तो सारे के सारा सॉलिड मार्कर है यार, इसमें कंसंट्रेशन क्या है, इंसर्ट कंसंट्रेशन, इसके साथ कोई और चीजें अगर हो तो मैं लिखूंगा कि सॉलिड प्लाचिस का कंसंट्रेशन इतना है, प्लाचिस का कंसंट्रेशन इतना है, प्लाचिस का कंसंट्रेशन इतना है, तो जनाब इसका कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट है। तो याद रखो सॉलिड का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहता है, पेवर लिक्विड का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहता है, आप नहीं लिख सकते हैं। आप कंसंट्रेशन अगर लिख सकते हैं तो गैसियस मिक्सचर के लिए लिख सकते हैं, आप कंसंट्रेशन अगर लिख सकते हैं तो एक्वस मीडियम के लिए लिख सकते हैं। ये 4 चीजें हैं, पेवर सॉलिड के लिए नहीं लिख सकते हैं, पेवर लिक्विड के लिए नहीं लिख सकते हैं, और एक्वस मीडियम के लिए लिख सकते हैं, और गैसियस मिक्सचर के लिए लिख सकते हैं। क्या बात है, मसला है तो नहीं है, आसान है। 3-4 पॉइंट्स को जहन में रखो। तो अभी क्या है, ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट चूना होता है, आप लोगों को बताएगा सॉलिड है, और ये भी चूना है, वो है, ये भी सॉलिड है, ये हमारे पास गैस है। तो अभी क्या है, आप लोगों ने कहा था कि सॉलिड का कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट तो हम इस साइड पर लिखते हैं। तो जनाब अभी क्या करना है, अभी मैंने कैसे लिखना है, कैसी को मैंने कैसे अभी लिखना है, तो मैं लिखूंगा जनाब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, ये वाला खत्म करो, ये कंसंट्रेशन खत्म करो, आपके पास रह जाएगा सिर्फ CO2 कंसंट्रेशन, नीचे वाला खत्म करो। तो ये रिएक्शन बराबर इसका कैसे कराओ, ये ईटा में पूछा जाता है, अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन ईटा में आते हैं। इनके यूनिट नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी तो मैं नहीं कर सकता हूं, अभी तो टाइम इतना नहीं है, ठीक है, तुम्हारा टाइम खत्म हो रहा है। लेकिन जनाब इन पॉइंट्स को जहन में आपने मस्ट रखना है, कभी नहीं भूलना है, तब जाके आपको कैसे में कुछ गलती नहीं होगी, और जब आप कहते हैं गलती नहीं होगी तो फिर यूनिट डिराइव करने में और किसी क्वेश्चन का कैसे लिखने में आपको कोई मसला नहीं रहेगा। इन 3 पॉइंट्स को बस रिमेंबर करें, ऐसा नहीं हो कि तुम सारे के सारे पर एक जैसा अप्लाई करो। मसलन ये है, अगर इस पर आप ये वाला अप्लाई करें,
अगर इसका यूनिट और इसका यूनिट एक जैसा आता है, आप नेक्स्ट में करेंगे इंशाल्लाह। मैं यूनिट्स नेक्स्ट टाइम इसके यूनिट निकालूंगा। ये जो 10 के और फर्स्ट के दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईटर में इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जनाब इनका यूनिट और इनका यूनिट तो एक जैसा आता है, लेकिन अगर आप इस तरह लिखते हैं तो ये गलत है, ये वाला ठीक है। ओके जी, अच्छी तरह से पढ़े, कोशिश करो कि समझो, बहुत आसान है, आपने कोशिश करना है। और अगर कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मुझे वीडियो मिलते रहे, मुझे ऐसे मिलते रहे, तो अपने चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करना है, ताकि जाके आपको हर वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।